पेन्नैयार नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहे विवादों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधिकरण बनाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण का गठन एक प्रक्रिया होती है। इसमें न्यायाधिकरण के गठन के लिए सबसे पहले ऐसा नहीं है कि पहले ही चरण में इसका गठन कर दिया जाता है। पहले राज्य जब केंद्र से यह गुहार करता है कि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो पहले उस समाधान के अनुरोध के लिए राज्य केंद्र से गुहार करता है। तो इसके लिए पहले परामर्श और बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है। जब उससे बात नहीं बनती है तब न्यायाधिकरण बनाया जाता है। अब इस न्यायाधिकरण की अगर बात करें तो समय सीमा इसकी 1 वर्ष है और निर्णय यह 3 वर्ष में दे सकता है। तो सबसे पहले जिस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद है, जो अंतरराज्यीय विवाद कहा जाता है, अंतरराज्यीय विवाद का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो इस तरह के विवाद हैं। तो इसमें जिस नदी को लेकर विवाद है, सबसे पहले एक परिचय उसका हम लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है और इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान होते हैं ऐसे विवादों में। तो सबसे पहले बात करेंगे पेन्नैयार नदी की। इसको लेकर 2 राज्यों के बीच में जो विवाद है उसी पर अभी फिलहाल न्यायाधिकरण गठन करने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे पेन्नैयार नदी की। अब देखिए, ये इस नदी की अगर बात करें तो ये कन्नड़ में इसका नाम जो है आप देखेंगे दक्षिण पिनाकिनी इसको कहा जाता है, और तमिल में देखेंगे तो थेन पेन्नई और पुन्नैयार दोनों नाम इसको हमको देखने को मिलते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति जो है कर्नाटक में होती है। आप देख रहे हैं यहां पर इसकी उत्पत्ति है। यहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? कर्नाटक में नंदी दुर्ग पर्वत है। और उसी के नीचे जो चेन्ना केशव पहाड़ियां हैं, चेन्ना केशव पहाड़ियों की पूर्वी ढलान से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसके बाद ये यहां से होते हुए तमिलनाडु में बहते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। अब यहां पर अगर इस नदी की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और उसके बाद बंगाल की खाड़ी तक का जो सफर तय करती है, उसमें सबसे ज्यादा जो इसका हिस्सा है वो तमिलनाडु में लगभग 77% हिस्सा इसका पड़ता है। इसके अलावा 497 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। और तमिलनाडु में अगर बात करें तो ये अगर इस क्षेत्र में देखें तो ये सिंचाई के लिहाज से भी आप देखें या जल स्रोत के लिहाज से भी देखें तो एक महत्वपूर्ण नदी के तौर पर जानी जाती है। कावेरी के बाद दूसरी लंबी नदी भी तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो मार्कंडेय, इसके अलावा कंबेनल्लूर और पंबर, ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जो बात हमारी केंद्रित होगी, यानी कि जिस नदी को लेकर विवाद है, वो इसकी सहायक नदी मार्कंडेय को लेकर विवाद है। अब वहां पर इसके जल ग्रहण क्षेत्र की भी बात होती है। और कर्नाटक क्या कर रहा है कि इसी मार्कंडेय नदी पर जो है कुछ बड़े डैम का निर्माण कर रहा है। तो ये इसके विवाद की पृष्ठभूमि है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में इस विवाद का जन्म होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस विवाद की पृष्ठभूमि कैसे, शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए, इस नदी को आपने देख लिया। अब सबसे पहले विवाद की पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो विवाद बेसिकली तमिलनाडु का यह कहना है कि 1892 का एक समझौता जो था, उस समझौते को तमिलनाडु कहता है कि आज भी वो वैलिड है। और ना सिर्फ वैलिड है बल्कि वो बाध्यकारी समझौता है, जिसमें कि जो नदी की परिभाषा है उस परिभाषा में सिर्फ मुख्य नदी की बात नहीं की जाती है, बल्कि मुख्य नदी के साथ साथ जो सहायक नदियां होती हैं, साथ साथ नदी में योगदान देने वाली जो धाराएं होती हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। तो तमिलनाडु 1892 के समझौते की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए नदी की परिभाषा में सहायक नदियों की भी बात करता है, जिस तरह से यह सहायक नदी है मार्कंडे। तो अब इस तरह से तमिलनाडु यह कहता है कि कर्नाटक क्या कर रहा है, इस पर चेक डैम का निर्माण कर रहा है और साथ ही वाटर डाइवर्जन वाले कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। इससे क्या होगा कि जो नदी का फ्लो है डाउन, मतलब निचले हिस्से में नदी का जो फ्लो है वो प्रभावित हो रहा है, यानी तमिलनाडु उससे प्रभावित होगा कर्नाटक के ऐसा करने से, चाहे चेक डैम का निर्माण हो चाहे वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण हो। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट बढ़ा। तो 2018 में, वर्ष 2018 में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अंतरराज्यीय नदी का जो जल होता है उसमें, अंतरराज्यीय का मतलब जो 1 से या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो बहता हो, उसको कहा तमिलनाडु ने कि ये नेशनल एसेट है। यानी कि अंतरराज्यीय नदी जल का जो बहता जल होता है वो नेशनल एसेट होता है, उसमें किसी एक राज्य का विशेषाधिकार नहीं है। डाउन स्ट्रीम फ्लो अगर प्रभावित हो रहा है तो इसी मसले को लेकर वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय नदी जल जो विकास अधिनियम है 1956 का, उसकी धारा 4 के तहत नई एक वार्ता समिति भी गठित करने का निर्देश दिया था। पहले कोशिश की जाती है कि वार्ता समिति के माध्यम से परामर्श और बातचीत से ऐसे मसले हल हो जाएं, लेकिन जब ये मसले हल नहीं होते हैं तो फिर जो अधिनियम 1956 के धारा 4 के तहत ही
फिर इसमें न्यायाधिकरण का गठन कर दिया जाता है। तो यहां पर फिलहाल आप देखेंगे कि इसके लिए अभी हाल ही में जो न्यायाधिकरण का गठन किया गया है वो परामर्श और बातचीत के बाद किया गया है, यानी कि अंतर्राज्यीय नदी जल जो विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 है उसके तहत ही न्यायाधिकरण अब गठित कर दिया गया है। तो यह है विवाद की पृष्ठभूमि। अब बात करेंगे इसके विषय में अन्य पहलुओं के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। अगर 27, 28, 29 में आप अपियर होना चाहते हैं तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने जीएस की बुनियादी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक स्तर से। 14 महीने में पूरे सिलेबस को ये कवर करता है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स ये हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स है। अब इसमें क्या होगा कि आपको करंट अफेयर्स 2 साल का वो भी कवर किया जाएगा, क्लासेस के एक्सेस मिलेंगी, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, साथ साथ 18 क्लास टेस्ट जो आपके होंगे प्रीलिम्स मेंस दोनों से संबंधित वो भी देने को मिलेगा और संपूर्ण सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। तो जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी। सबसे आकर्षक बात है इसकी कीमत, जो कि 24,999 के अंदर ही ये आपको मिलेगा। अब इस पे छूट भी हमारी मिलती है, वो छूट थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी और भी ज्यादा हो सकती है। अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आपको कीमत 24,999 के अंदर मिल रही है उसमें और ज्यादा आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके लिए अमिताभ कूपन कोड का आप इस्तेमाल करिए और अतिरिक्त छूट का आप लाभ उठाइए। अब देखिए इसमें बैच की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों माध्यम में है। हिंदी माध्यम का बैच फरवरी 3 से, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से भी यहां तक आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या होता है। इस तरह का जो विवाद अगर कभी होता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है, तो संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर बात करें तो राज्य सूची के अंतर्गत प्रविष्टि जो 17 है उसमें क्या दिया गया है, तो जल आपूर्ति के संबंध में कोई मामला होता है, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण, जल विद्युत उत्पादन सहित सभी जल संबंधी जो मामले हैं वो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत ये दिए गए हैं। इसके अलावा संघ सूची में भी इसके लिए प्रावधान है। क्या प्रावधान है, तो अगर प्रविष्टि 56 संघ सूची की प्रविष्टि 56 में जो अंतरराज्यीय नदियां होती हैं उन नदियों में या नदी घाटियों में जो सार्वजनिक हित में केंद्र के पास ये शक्तियां हैं कि वो उनको विनियमित और विकसित कर सकता है, तो आपको संघ सूची की प्रविष्टि 56 भी याद रखना है, जिसमें केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटियों को सार्वजनिक हित में विनियमित करने का, रेगुलेट करने का और उसको डेवलप करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 262 भी इसके लिए प्रावधान करता है कि संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अब यहां पर जो कानून बनाने का अधिकार है मिला हुआ है संसद को, इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो जल विवाद न्यायाधिकरण है उसका निर्णय या फार्मूले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। हालांकि वो जो न्यायाधिकरण बनता है उसकी कार्यप्रणाली में जो भी उसका प्रोसीजर है उसकी समीक्षा तो कर सकता है, लेकिन उसमें उस फार्मूले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहां पर अनुच्छेद 262 याद रखना है, जिसमें संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो फिलहाल इसमें यही अपडेट था कि इसके लिए अब बातचीत और परामर्श से जब बात नहीं मिली तो फिलहाल एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसको 1 साल की समय सीमा दी गई है और निर्णय 3 वर्ष जो है न्यायाधिकरण बनाने के लिए 1 साल के अंदर वो बन जाएगा और निर्णय वो 3 साल में देगा। ये फिलहाल ये चीज बना दी गई है। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। पेन्नयार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है जिस पर विवाद केंद्रित है? विकल्प ए कावेरी, विकल्प बी पंबर, विकल्प सी मार्कंडे या विकल्प डी वैगई। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से हम टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, वहां फॉलो कर लीजिए। इस कार्यक्रम के लिंक पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से जुड़िए और आपका प्रोत्साहन हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।